देखी, हमने देखा था इस चैप्टर में हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन पहले, या उसके पहले थोड़ा और पीछे जाते हैं तो पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा कि हेलो अल्केन्स कितने टाइप के होते हैं, हेलो अरीन्स कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने बात करी उनके बॉन्ड के नेचर की। फिर आए थे प्रिपरेशन में। हेलो अल्केन का प्रिपरेशन अलग पड़े। किसके किसके साथ बना रहे थे हेलो अल्केन अपन? किसके साथ बना रहे थे? बनाना तो आरएक्स है ना, क्या बनाना था? आरएक्स। किससे किससे बना रहे थे? एल्कोहल आरओएच से। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? आरओएच। वो भी कितने? 3 तरीके से। एक में हम HX यूज कर रहे थे, दूसरे में हम PX3 या PCl5 यूज कर रहे थे, फास्फोरस हाइलाइट्स, और तीसरा जो अच्छा मेथड था SOCl2 थायोनिल क्लोराइड यूज कर रहे थे। याद आ रहा है? सेकेंड हमने बनाना सीखा था किससे? हाइड्रोकार्बन से ही, एल्केन अल्कीन अल्काइंस। एल्केन का कराए थे क्या? सब्स्टिट्यूशन। क्या करवाए थे? और एल्कीन और अल्काइन का करवाए थे एडिशन। कितने टाइप के? 2 टाइप का एडिशन पढ़े थे, याद करो। एम से चालू होता है, हद करते हो एकदम। मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ऐसे में ऑर्गेनिक नहीं होने वाला, छोड़ दो फिर आप लोग ऑर्गेनिक। समझ रहे हो क्या? सिर्फ फिजिकल पढ़ो और इनऑर्गेनिक पढ़ो, छोड़ दो 30 नंबर। अगर आप कंटिन्यूअसली या रिवीजन नहीं करते रहोगे ना तो नहीं याद होने वाले। तो बस यही बोलते रहो, सर याद नहीं हो रहा है, सर याद नहीं हो रहा है। ये तो प्रॉब्लम है ना। सॉल्यूशन तो मैं बता रहा हूं ना, कि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। रटने नहीं बोल रहा हूं, बट बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। इस टाइप के मेमोरी मैप्स बनाने पड़ेंगे, तभी आपको चैप्टर पूरा याद होगा। 4 पेज में 4 ऑर्गेनिक चैप्टर होना चाहिए, तभी आप फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन करने के लिए चारों आपके सामने रहेंगे। क्योंकि उन चारों में कुछ कुछ रिएक्शंस रिपीटेड होंगे, जो आपको इस पेज में भी मिलेंगे, इस चैप्टर में मिलेंगे, इस चैप्टर में भी मिलेंगे। तो हमको कोरिलेट करना पड़ेगा चारों चैप्टर को, कि अरे ये वाला तो रिएक्शन अल्कोहल बनाने का था, या सॉरी अल्कोहल से हेलो अल्केन बन रहा है, ये रिएक्शन तो हमने फिर से अल्कोहल की प्रॉपर्टी में पढ़ा। तो वैसे रिलेट करेंगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला। तो मैं एम और एम तक बता दिया, एडिशन बता दिया, उसके बाद मार्कोनिकॉफ नहीं बोल पा रहे हैं। और थर्ड किससे बनाए थे? एक्सचेंज करके। पहले से ही वो हेलो एल्केन है, बट जो एक्स हमें चाहिए वो एक्स नहीं है वहां पर। अरे ये मेथड याद आ रहा है कि नहीं? अगर पहले से क्लोरीन लगा है, फॉर एग्जांपल, मुझे क्लोरीन वाला हेलो एल्केन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आयोडीन वाला, मुझे चाहिए फ्लोरीन वाला। पर मेरे पास कौन सा है? ब्रोमीन है या फिर क्लोरीन है। तो हमने इसके 2 मेथड देखे थे कि इसको अपन आयोडीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेथड का नाम क्या था? पिंकलस्टीन। पिंकलस्टीन। और दूसरा मेथड क्या देखे थे? स्वॉर्ट्स, जिसमें अपन क्या लगा रहे थे? फ्लोराइड। क्या लगा रहे थे? फ्लोराइड। मेथड का नाम था स्वॉर्ट्स। तो ये सारे प्रिपरेशन थे किसके? हेलो एल्केन के। फिर हमने प्रिपरेशन देखा था हेलो अरीन का। तो हेलो अरीन अपन 2 टाइप के पढ़े थे, एक जिसमें हैलोजन डायरेक्टली न्यूक्लियस पर अटैच हो रहा है, न्यूक्लियस बोले तो बेंजीन रिंग पर, और एक में हैलोजन बेंजीन रिंग के एक कार्बन पे अटैच हो रहा है। साइड चेन डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं इसको? साइड चेन डेरिवेटिव। साइड चेन डेरिवेटिव। नाउ इसको बनाने का तरीका क्या था? हम AR में ही सीधा हैलोजन ऐड कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर हमारा कोई लिवाइस एसिड, लुइस एसिड था, AlCl3 या FeBr3। तो ये हैलोजन जाकर के बेंजीन में अटैच हो रहा था। और इसके लिए अपन क्या कर रहे थे? इसके लिए भी यही काम करेंगे, बस वो सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे, जैसे अपन यहां कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था इसको बनाने का, वो क्या था? सैंडमेयर। क्या मेथड था? सैंडमेयर। डाई एजो कंपाउंड लिया था हमने, डाई एजो कंपाउंड, डाई एजो कंपाउंड से हमने बनाया था ArX। द रिएक्शन वाज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl HCl या CuBr HBr।
और यही था डाईएजो, DIAZO। तो ये हो गए दोनों के प्रिपरेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे थे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, स्टेट ऑफ मैटर कैसा रहता है उनका, शुरू शुरू वाले गैसेज हैं, थोड़े आगे वाले लिक्विड है, और ज्यादा वाले सॉलिड्स हो जाएंगे। जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो दे विल बिकम सॉलिड। अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होता है? सॉलिड्स में। किसमें वीक होता है? लिक्विड में। और सबसे वीकेस्ट किसमें होता है? गैस में। ठीक है, तो वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। केमिकल प्रॉपर्टी अपन ने अभी इसी की पढ़ी है, आरएक्स की, ARX की केमिकल प्रॉपर्टी आज चालू करने वाले हैं हम। तो आरएक्स की केमिकल प्रॉपर्टी कितने हेडिंग में पढ़े अपन? 3 हेडिंग में। 3 पढ़े थे। सबसे पहले कौन सा पढ़े थे? नहीं, वो तो लास्ट में पढ़े हैं। सबसे पढ़े थे अपन बीटा एलिमिनेशन। क्या पढ़े थे? बीटा एलिमिनेशन, या एक और नाम क्या था उसका? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। किसके प्रेजेंस में हो रहा था? इसका पहचान क्या था रिएक्शन का? कैसे पहचानोगे कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? AQ से तो न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, अल्कोहलिक KOH। और कौन सा रूल पढ़े थे यहाँ पे? सेटजेफ रूल। सेटजेफ की जरूरत पड़ सकती है हमें, कब पड़ती है जरूरत, कोई बताएगा मुझे? सेटजेफ रूल की जरूरत कब पड़ती है? नहीं, पर वो किस केस में पड़ती है? मेजर और माइनर तो डिसाइड करने में पड़ती है, पर वो मेजर माइनर कब बनते हैं? हाँ, जब जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा बीटा कार्बन है, 2 या 2 से ज्यादा बीटा कार्बन है, तो हम इस मुसीबत में पड़ जाते हैं कि हाइड्रोजन किससे लें। हाइड्रोजन तो एक ही के पास होगा, वो अल्फा है। बीटा अगर उसके आसपास 2-3 टाइप के कार्बन लगे हुए हैं, लेकिन जो सबसे नियरेस्ट कार्बन है वो बीटा कहलाता है। जो सबसे नियरेस्ट कार्बन है वो क्या कहलाता है? बीटा। तो अगर नियरेस्ट 2-3 है तो वो सारे ही बीटा कहलाएंगे ना। आपका पड़ोसी यहां भी है, यहां भी है ना। तो ऐसे ही उस कार्बन के पास भी दोनों पड़ोसी हैं, है ना, दोनों उससे बराबर डिस्टेंस में ही है, पर आपकी एक के साथ हो सकता है अच्छी बॉन्डिंग होगी, एक के साथ थोड़ी लड़ाई हो रही होगी। तो वैसे ही इसका भी है, एक के साथ मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, दूसरे के साथ माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। पर उसकी कंडीशन क्या है कि डबली बॉन्डेड कार्बन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होने चाहिए। हमने एक एग्जांपल देखा था, ब्यूटेन, इसका ये है वो एग्जांपल। क्या है इसका नाम? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोम, सिर्फ ब्रोमो ब्यूटेन बोल के नहीं छोड़ेंगे ना, 2 बताना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोमो ब्यूटेन तो यहां भी बिया लगा दूंगा तो वो भी ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। तो आपको नंबर मेंशन करना पड़ेगा, पोजीशन उसकी मेंशन करनी पड़ेगी, विच इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। करेक्ट। अब अल्फा कार्बन है ये, जिसमें हैलोजन वो अल्फा कार्बन, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। डाउट आता है बीटा वाले में, क्योंकि ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। और दिक्कत ऐसा है ना कि प्रोडक्ट दोनों के साथ एक जैसा नहीं बनने वाला है, अलग अलग बनने वाला है। अगर आप इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लिए तो आपको मिलेगा डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में, यस और नो। पर अगर आपने इससे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लिया तो डबल बॉन्ड बनेगी फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में। तो ये दोनों तो अलग अलग प्रोडक्ट हो गए ना हमारे। ऊपर वाला है ब्यूट 2 इन, नीचे वाला है ब्यूट 1 इन। पर किसमें डबली बॉन्डेड में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है? ऊपर वाले में। एक ये है ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच। यहां पे डबली बॉन्डेड कार्बन ये दोनों है ना, इसमें तो कोई ब्रांच नहीं है, जो ब्रांच है वो इसी में, वो एक ही है। तो एक ब्रांच यहाँ पे 2 ब्रांच है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट। ये है शेफ़ज़ेफ रूल। ठीक है, फिर हमने सेकेंड प्रॉपर्टी देखी थी, क्या? रिएक्शन विथ मेटल्स। 2 टाइप के मेटल देखे थे, एक देखा था हमने मैग्नीशियम, दूसरा देखा था सोडियम। मैग्नीशियम से हम बना रहे थे RMgX। RX का रिएक्शन Mg के साथ, Mg बीच में घुस गया, RMgX। ठीक है, और Na के साथ क्या था? वुड्स रिएक्शन, जो अपना क्लास 11 का रिएक्शन है, जिससे हम क्या बनाते थे? एल्केन बनाते थे। क्या बनाते थे? एल्केन। वो भी किस टाइप का एल्केन? विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। हमने ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनाने की गलती की थी, उससे क्या हुआ? 2 और बन गए साथ में, जिनको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। तो बनाने जा रहे थे प्रोपेन, बन गया साथ में इथेन एंड ब्यूटेन, एक कम एक ज्यादा, जिसको अलग अलग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास पास होते हैं एक दूसरे के।
है ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन का होगा, फिर प्रोपेन और सबसे कम इथेन, पर वो डिफरेंस ज्यादा नहीं है। मतलब अगर एक का अगर 20 डिग्री है तो दूसरे का 23-24 डिग्री होगा, तो वो 3 डिग्री का डिफरेंस के कारण आप उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए अपन इसको इवन नंबर के लिए ही यूज करेंगे। तो ये हमारा मेटल प्रॉपर्टी थी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, लास्ट 2 क्लास में, दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके लिए अपन ने बहुत सारे टाइप के न्यूक्लियोफाइल देखे थे। OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है ना, OR एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वाटर कैन बी अ न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया कैन बी अ न्यूक्लियोफाइल। ऐसे हमने एक पूरी टेबल बनाई थी, इफ यू रिमेंबर, है ना, और हमने उसका सोर्स भी लिखा था कि OH नेगेटिव है, पर वो आएगा कहां से, तो एक्वस KOH, एक्वस NaOH एंड मॉइस्ट Ag2O, इन सबको आपको लेना पड़ेगा RX के साथ, तब जाके इसका X रिप्लेस होगा OH के साथ और बनेगा क्या, अल्कोहल। क्या बनेगा, अल्कोहल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने 2 टाइप के देखे थे, एक था SN2 और एक था SN1। नाम क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर क्यों बोले थे, ये इनका काइनेटिक्स बता रहा है। क्या बता रहा है, इनका काइनेटिक्स से रिलेटेड है ये 1 और 2। और थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक चीज बताई थी बस इतनी, कि काइनेटिक्स का मतलब होता है इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन की स्पीड कितनी है, कितनी फास्टली या कितनी स्लोली रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, समझ रहे हैं क्या, तो उसको अपन बोलते हैं काइनेटिक्स। तो ये 1 और 2 कहां से आया था, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, जिसपे आपका स्पीड डिपेंड करता है। अगर किसी रिएक्शन की स्पीड 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है तो उसको बाइमोलिकुलर बोलेंगे, और अगर किसी रिएक्शन की स्पीड सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है तो यूनिमोलिकुलर बोलेंगे। एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करिए, 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करिए, इसका मतलब क्या है कि अगर उन मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन चेंज किया जाए बीच रिएक्शन में तो उससे स्पीड अफेक्ट हो जाएगी, बढ़ सकती है। इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, आप रिएक्टेंट और ऐड कर दो तो उस रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। एक ही रिएक्टेंट को ऐड करने से ऐसा हो रहा है तो वो यूनिमोलिकुलर हो गया, और दोनों को ऐड करना पड़ रहा है तब जाके स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब वो बाइमोलिकुलर रिएक्शंस है। ठीक है, तो SN2 SN1 वो था। SN2 में अपने देखा था कि कैसे हो रहा था, बैक अटैक हो रहा था। बैक अटैक हो रहा था क्यों, बिकॉज वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम था। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने के कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस वाज लो, जिसके कारण बैक अटैक कर पा रहा था हमारा न्यूक्लियोफाइल, बैक अटैक कर पा रहा था, इसलिए 2 लिखा क्योंकि उस रिएक्शन में दोनों इन्वॉल्व थे। कौन दोनों इन्वॉल्व थे, RX भी इन्वॉल्व था और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व था, इसलिए बाइमोलिकुलर बोल रहे हैं। ठीक है, और उसने बैक अटैक किया और उसके कारण क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। इसका पूरा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट हम देख चुके हैं, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन इनवर्स हो जाएगी। अगर यू स्टार्ट विथ अ लीवो टाइप ऑफ enantiomer, you will end up after the reaction you will end up with dextrorotatory enantiomer। अगर ये वाला आइसोमर आने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट रोटेट करता है तो उसका मिरर इमेज हो गया ना, ये मिरर इमेज हो गया, राइट। लाइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे ना अपन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं, लेटरल इन्वर्जन। मिरर यही करता है, मिरर क्या कर देता है, लैटरली इन्वर्ट कर देता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट। तो रिजल्टेंट कंपाउंड आपका आने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, बोल तो दो सर, माइनस नहीं प्लस कितना है, कितने लोग नोटिस किए थे। ठीक है, तो ये आपका SN2 था। SN1, अच्छा ये कितने स्टेप में हो रहा था, ये एक ही स्टेप में हो रहा था, 1 स्टेप। ये समझ लो कि 2 है तो 2 स्टेप में हो रहा है। वो 2 किसके लिए है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन विच रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स। नाउ SN1 कैसा हो रहा था, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने के कारण वो बैक अटैक नहीं कर पा रहा था, स्टेरिक हिंड्रेंस वाज हाई। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री, और यहां हम किसकी बात करते हैं, मिथिल की और 1 डिग्री की। ठीक है, तो यहां पे बैक अटैक नहीं हो पा रहा है, तो यहां पे हमारा रिएक्शन कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा एंड देन हमारा न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में बहुत फास्टली रिएक्ट करने वाला है। इससे सेकंड स्टेप की स्पीड हम कैलकुलेट करना जरूरी नहीं समझते, हम कर भी नहीं सकते, इसलिए हम जरूरी नहीं समझते। ठीक है, पर पहले वाले की करेंगे, और पहले वाले रिएक्शन में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और वो कौन है, हमारा
अल्किल हालाइड, क्योंकि उस समय न्यूक्लियोफाइल बैठ के देख रहा है कि कब उधर से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, तब मैं जाकर के अटैक करूंगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर 2 स्टेप होता है, जिसमें पहला स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप इज वेरी फास्ट। ठीक है, और उस स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए SN1। और यहाँ पे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में हमने क्या देखा था कि इट प्रोसीड्स विथ रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है ना, उसमें मान लीजिए हो सकता है Cl पहले यहां होगा, Cl पहले कहां होगा, राइट साइड में होगा, बट अब Cl निकल चुका है, तो अब दोनों साइड OH के लिए खुले हुए हैं, दोनों साइड OH के लिए क्या है, खुले हुए हैं, और वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है। तो हमें दोनों टाइप के कंपाउंड मिलते हैं, 50% वो कंपाउंड मिलेंगे जहां पे OH राइट में कनेक्ट होगा, और 50% वो कंपाउंड मिलेंगे जहां पे OH लेफ्ट में कनेक्ट होगा। तो हमें दोनों टाइप का मिक्सचर मिलेगा, यानी कि डेक्स्ट्रो एज वेल एज लीवो, डेक्स्ट्रो एज वेल एज लीवो। इसी के 50-50 मिक्सचर को क्या बोलते हैं अपन, रेसमिक मिक्सचर। और इस टाइप के मिक्सचर से अगर लाइट को पास कराया गया, तो जैसे पास कराए थे वैसे ही बाहर निकलेगी। नो डाउट अंदर वो राइट और वो लेफ्ट रोटेट हुई होगी, पर निकलते समय वो सीधी थी, जैसी गई थी वैसी बाहर। तो नो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड इन अ रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, बस आपको यह याद रखना है कि हमें क्या ढूंढना है, हमें एसिमेट्रिक कार्बन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, याद है एसिमेट्रिक कार्बन क्या था, ऐसा कार्बन आपके मॉलिक्यूल में जो 4 अलग अलग टाइप के एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हुआ है। CH3Cl ये नहीं शो करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि इसके पास वो कोई किराल सेंटर है ही नहीं। किराल, एक किराल याद है, इसके पास वो किराल सेंटर है ही नहीं, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन पर 3 तो सेम हाइड्रोजन हो गए और एक ही है अलग क्लोरीन। तो हमने एक एग्जांपल क्या लिया था इसके लिए, जिसको याद है, ब्यूटेन 2 ऑल देखे थे, या 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन ले लो या ब्यूटेन 2 ऑल ले लो। अब यहां पे इस कार्बन को ध्यान देना, इसमें यहां लगा है मिथिल, यहां लगा है इथिल, एक लगा रहेगा H और दूसरा लगा है OH। तो ये है आपका किराल सेंटर। किराल क्या था, किरालिटी क्या थी, व्हाट डू यू मीन बाय किराल ऑब्जेक्ट्स, ये है किराल ऑब्जेक्ट विच आर द मिरर इमेजेस। इसका मिरर इमेज ये है, द मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, और अगर इसका मिरर इमेज इसके ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है, तो वो कहलाएगा एक किराल। ठीक है, तो हमें किराल सेंटर ढूंढना है अपने कंपाउंड में, तभी ये सब चीजें होंगी, अदरवाइज फिर इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। किसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, ना इसका कोई मीनिंग है और ना ही इसका कोई मीनिंग है, कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं होने वाली फिर। एम आई क्लियर, स्टीरियोकेमिस्ट्री तभी होगी जब हमारे कंपाउंड के अंदर एक किराल सेंटर होगा। एम आई क्लियर, चलो नेक्स्ट लाइन डाल लो, रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। आप उसको हेडिंग को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स भी बोल सकते हो, रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। अब अगर आप सेम चीजें इसके लिए भी देखो कि सर जैसे अपन ने 3 टाइप का रिएक्शन हेलो एल्केन्स के लिए देखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन देखे, और मेटल्स के साथ रिएक्शन देखे, तो क्या ये भी वैसे ही रिएक्शन शो कर सकते हैं। देखिए अपन प्रिपरेशन भी पहले हेलो एल्केन का देखे थे, याद करना। फिर अपन सोचे थे कि जिन तरीकों से अपन ने हेलो एल्केन को बनाया, क्या उन्हीं तरीकों से हेलो अरीन को बना सकते हैं। जिन तरीके से हमने हेलो एल्केन को बनाया, लाइक कि अल्कोहल से बनाया था, तो क्या हम फिनॉल से बना सकते थे, तो आंसर वाज नो। ये हमने देखा था कि कैसे बेंजीन रिंग के साथ O का डबल बॉन्ड था पार्शियली रेजोनेंस के कारण, वैसा ही यहां पे क्लोरोबेंजीन के साथ भी होगा। क्लोरोबेंजीन में भी क्या हो रहा है, क्लोरोबेंजीन में भी ये जो कार्बन क्लोरीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ये अंदर घूमने जाएंगे, और वही हमें 3 जगह पर क्या मिलने वाला है, यहां पे नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशंस पे, और यहां हमें क्या मिलेगी, डबल बॉन्ड 3 स्ट्रक्चर्स पे, विच इज अगेन डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो हेलो अरीन्स भी आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाएंगे, इजिली नहीं दे पाएंगे। समझ रहे क्या, देखो हेलो एल्केन में कार्बन और Cl की बॉन्ड सिंगल थी, बट इन हेलो अरीन कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड कैसी होती है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इनमें, पार्शियल
डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिकॉज ऑफ व्हाट? रेजोनेंस। तो ये लोग देंगे, बट बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन देने पर क्लोरीन टूटेगा। कार्बन से क्लोरीन अलग बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन देने पर ही होगा, बिकॉज डबल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, चलो। इसमें लिखो नीचे, both haloalkanes and haloarenes, both haloalkanes, common name alkyl halides, and haloarenes, common name अरे उसको अल्किल हलाइड बोले तो उसको एरिल हलाइड बोल दो। both haloalkanes and haloarenes contain a contain a contain a C बॉन्ड X बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाना और दूसरा बॉन्ड लिखना, C बॉन्ड X बॉन्ड, दोनों के पास ये बॉन्ड है ना, अभी तो हेलो है। ठीक है, C bond X bond, but haloarenes are extremely less reactive, but haloarenes are extremely less reactive than haloalkanes, then haloalkanes. Haloarenes are extremely less reactive than haloalkanes towards nucleophilic substitution reaction, towards nucleophilic substitution reaction, towards nucleophilic substitution reaction, because of the following reasons, because of the following reasons, because of the following reasons. ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, गिव रीजन व्हाई हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों ही इनके पास हाइड्रोजन है, दोनों के पास सी बॉन्ड एक्स है, तो दोनों को वो रिएक्शन शो करना चाहिए था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये करता है कौन? हेलोएल्केन, बट हेलोअरीन करेगा बट नॉट सो इजिली, मतलब लेस रिएक्टिव है। तो उसका रीजन सबसे पहले लिखना, फर्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइफन डाल के लिखो एक लाइन इसमें, फिर अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके। इन दिस lone pair of electrons on the halogen, in this lone pair of electrons on the halogen atom, लोन पेयर है ना, 3 लोन पेयर है उसके पास। लोन पेयर क्या होते हैं? जो लोन होते हैं, हाँ मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, दे आर नोन एज लोन पेयर। ठीक है, हाँ। तो क्या लिखे? द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी हाइड्रोजन एटम आर डीलोकलाइज्ड, आर डीलोकलाइज्ड, वही जो घूम रहा है ना उसी को डीलोकलाइजेशन बोलते हैं, आर डीलोकलाइज्ड ऑन दी बेंजीन रिंग, डीलोकलाइज्ड ऑन दी बेंजीन रिंग as shown below, as shown below, as shown below। तो पहला लोन पेयर ऐसा लेके आएंगे, है ना, वही जैसा अपन ने पीछे फिनॉल में बनाया था, अगर आपको याद हो तो पलट के देखो जल्दी से, कहां मिलेगा आपको ये? प्रिपरेशन में, जल्दी देखो, बनाए थे क्या अपन की नहीं लिखे थे? प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन में आओ जल्दी से, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन शायद बनाए हैं। फिनॉल के साथ स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए थे? ये बॉन्ड बन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा था बॉन्ड, और ये बॉन्ड बन रही थी इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बताया था क्या? लिखे नहीं थे? चलो ठीक, अभी लिख लेंगे वाला। तो ये वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, तो क्या होगा देखो, ये डबल साइडेड एरो से
रिप्रेजेंट करते हैं ना अपन, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। अब क्या होगा बताओ, ये तो हमने कुछ नहीं किया, इसको कुछ मत करना अभी, ये भी ऐसे ही रहेगा। यहां आ जाएगी डबल बॉन्ड, और क्योंकि क्लोरीन से एक पेयर निकला है तो क्लोरीन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहां आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो इधर आया है ना, अब ये जाएगा बन के बॉन्ड, और ये बॉन्ड बन जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर तीसरा बनाना, चौथा पांचवा आप बनाओगे। इसे ध्यान से देखो, कुछ डाउट है तो पूछना। अब अगला क्या होगा, इसको कुछ नहीं कर रहे अपन, ये बन चुका है इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव साइन के साथ, और यहां आ गई है बॉन्ड, ये तो डबल बॉन्ड रह गई, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जाएगा बॉन्ड बन के इधर, और ये जाएगा पेयर बन के इधर, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। बनाओ लास्ट के दो स्ट्रक्चर्स। आपके 5 स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जिसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड दिखेगी आपको, एक और स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें भी डबल बॉन्ड रहेगी, लास्ट स्ट्रक्चर में वापस जहां से डबल बॉन्ड आई थी वापस चली जाएगी। हो गया, क्या बना है चौथा स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ चुका है, ये अभी भी डबल बॉन्ड रहेगी, ये डबल बॉन्ड यहां पे रहेगी, और ये वाली बॉन्ड यहां बन चुकी है ना डबल बॉन्ड, ये बना है। अब फिर लास्ट क्या कर दिए, ये आ जाएगा इधर, और ये वापस चला जाएगा जहां से आया था। तो फाइनल स्ट्रक्चर विल बी, यहां डबल बॉन्ड, एक छोड़ के यहां डबल बॉन्ड, एक छोड़ के यहां डबल बॉन्ड, और ये हमारा क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 हैव पार्शियल या डबल बॉन्ड दिख रही है आपको कार्बन और क्लोरीन के बीच में, ठीक है। नीचे एक लाइन लिखना है इसके, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट C bond Cl, as a result C bond Cl acquires some double bond character, some double bond character. As a result, C bond Cl acquires a double bond character which is difficult to break. Which is difficult to break. Single bond are easy to break है ना, मतलब उनका स्ट्रेंथ कम होता है, डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है। ये सब अपन बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते थे क्लास 11 में, क्या क्या बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते थे याद है आपको, एक पढ़ते थे बॉन्ड लेंथ, एक पढ़ते थे बॉन्ड एंगल, हाँ, एक पढ़ते थे बॉन्ड एंथैल्पी, या उसको ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते थे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। और एक होता था बॉन्ड क्या, बॉन्ड ऑर्डर,
है ना। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं अपन, तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होती है ना, देन डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड। एंगल तो खैर डिपेंड करेगा कि वो कितना रिपल्शन हो रहा है, उसके हिसाब से एंगल रहेगा, पर वो दो बॉन्ड के बीच का एंगल हो गया। जैसे अपन पढ़ते थे कि लीनियर में 180 डिग्री होता है, फिर ट्राइगोनल प्लेनार में 120 होता है, टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे बॉन्ड एंगल्स हो गए। बॉन्ड एंथैल्पी क्या थी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। और जाहिर सी बात है कि जिसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा उसको तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो जिसका लेंथ ज्यादा ज्यादा होता है उसका स्ट्रेंथ कम होता है। अगर ये लेंथ का ऑर्डर है ना, इफ दिस इज द ऑर्डर ऑफ लेंथ, देन स्ट्रेंथ का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा। और यही बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा। जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है उनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, है ना। और बॉन्ड ऑर्डर का भी ऑर्डर यही है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, चलिए सेकेंड रीजन लिखना। ये रेजोनेंस इफेक्ट हो गया। सेकेंड रीजन लिखो। सेकेंड रीजन, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। difference in hybridization of carbon atom. Difference in hybridization of carbon atom. Full stop, hyphen, sorry, hyphen डाल के लिखो। In haloalkane, in haloalkane, in haloalkane, carbon is sp3 hybridized. In haloalkanes, carbon is sp3, 3 को पावर में लिखना भाई, sp3 hybridized। कैसे होता था ये? अपन ऐसा पढ़ते थे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जहां बन रही है दैट आर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। कार्बन कार्बन जहां डबल बॉन्ड बना रहा है वहां पे वो क्या है? sp2 है। और कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड्स आर sp हाइब्रिडाइज कार्बन। ऐसे पहचानते थे। तो आपको क्वेश्चन 11th हम इस टाइप का पढ़ते थे कि ये एक कंपाउंड बना हुआ है, बताओ इनमें से sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कौन है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन कौन है, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कौन है। समझ रहे ना? तो क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसके कारण ये कार्बन क्या होते हैं हमारे sp2। या ये छोड़ो, ये तो अभी तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको क्लोरीन के साथ दिख रहा है ना। इनफैक्ट हर कार्बन तो डबल बॉन्डेड है। देखो ये कार्बन एक तरफ डबल बॉन्डेड है, भले यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है बट यहाँ तो डबल बॉन्डेड है। फिर ये वाला कार्बन भी भले यहाँ सिंगल बॉन्डेड है बट यहाँ डबल बॉन्डेड है। तो एवरी कार्बन इज डबल बॉन्डेड। तो हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, अगेन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, sp3 कार्बन की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। तो जो बड़ी जो छोटी होगी उसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए हेलो अरीन्स का रिएक्शन मुश्किल है। ठीक है, तो क्या लिखे? इन हेलो एल्केन्स कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, whereas in हेलो अरीन्स, whereas in हेलो अरीन्स कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। Stop. Therefore, the CCl, the C bond Cl bond, एक बॉन्ड बना के लिखेंगे। The C bond Cl bond is shorter in, is shorter, छोटी रहेगी in haloarenes, in haloarenes and hence stronger। शॉर्टर है इसलिए स्ट्रॉन्गर है, लॉन्गर होती तो वीकर होती। शॉर्टर and hence stronger than in haloalkanes, than in haloalkanes। ठीक है, तो ये दो रीजन याद रखेगा व्हाई haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution than the what haloalkanes। ठीक है, अच्छा एक रीजन और होता है। आप खुद देखो, ये हेलोअरीन है, ये आने वाले न्यूक्लियोफाइल का स्वागत कैसे कर रहा है? फूलों से नहीं कर रहा है। जब ये आ रहा है ना इसके पास,
ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? देखो क्लोरीन तो ऑलरेडी यहां पर है ना, एक जगह पर क्लोरीन है, अब उसके पास 5 ही जगह बच रही है, 5 में से 3 जगहों पर तो उसको नेगेटिव चार्ज का सामना करना पड़ रहा है। देखो यहां दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, यहां है नेगेटिव चार्ज, यहां भी है नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजिशंस तो उसके लिए ब्लॉक है। सुन रहे क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है बट इन लोग रिपेल कर रहे मत, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा ना एक दूसरे को। तो थर्ड रीजन लिखना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अच्छा, जब ये न्यूक्लियोफाइल का स्वागत नहीं कर रहा है तो किसका करेगा? इलेक्ट्रोफाइल करेगा ना भाई। अरे न्यूक्लियोफाइल आर नेगेटिवली चार्ज, तो इसलिए वो उनको नहीं आने दे रहा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर दे रहा है। बट ये नेगेटिव पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट करेगा ना, इसलिए ये लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। क्या देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो अपन पढ़ते थे, आप अगर आपको याद हो तो, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड एक और था नाइट्रेशन। 5 रिएक्शन होते हैं, और ये 5 रिएक्शन हम हर चैप्टर में पढ़ेंगे। जहां हम बेंजीन पढ़ेंगे वहां ये 5 रिएक्शन आएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि ये इनका सबसे बेस्ट रिएक्शन है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो हाँ, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लिखो इसमें आइफन डाल के। सिंस एरीन इज इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, since arene is electron rich molecule, due to the presence of pi bonds, due to the presence of pi bonds, due to the presence of pi bonds, आपको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो डोनट जैसा, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बीच में एक प्लेनार रिंग है, हेक्सागोनल रिंग, है ना? तो ऊपर का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, नीचे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको रिपल्शन ही फील होने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड समझ गए ना, कॉमा, दे रिपेल द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, दे रिपेल द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, दे रिपेल द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो चलो इसका पहले फर्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख लो हेडिंग, फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये हम 11th में पढ़ते थे कि ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ईडीजी बोलते थे ना, क्या बोलते थे उनको हम? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इसमें हमारा OH भी आ जाएगा, इसमें हमारा मिथिल भी आ जाएगा, है ना, इसमें हमारे अमाइंस भी आएंगे। ये सारे ग्रुप्स हमारे बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अभी पीछे जो बना है ना 5 स्ट्रक्चर, उसमें आपने देखा ना कि 3 स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्जेस थे, यहां पर और यहां पे। मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्जेस नहीं थे। ठीक है, यहां पे कहीं नेगेटिव, यहां ना, यहां नेगेटिव चार्ज है ना, यहां कहीं पे नेगेटिव चार्ज आपको दिखेगा, दिख रहा है? नहीं है ना यहां पर। तो कहां पर है नेगेटिव चार्जेस? इन दी ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। 2 ऑर्थो होता है, एक पैरा होता है, और 2 मेटा होता है, राइट? तो उसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, तो वो कहां पसंद करेगा जाना? इन्हीं ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे। तभी हम इन टाइप के ग्रुप को क्या नाम बोलते थे? ईडीजी आर नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। यही था 11th वाला टॉपिक। हेडिंग होती थी उसकी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, कि पहले से जो है वहां पर वो डिसाइड करेगा कि आने वाला कहां बैठेगा। ये मैं ऐसे एग्जांपल देके समझाता था ना कि अगर अब, हाँ बोल, नहीं मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि जैसे पहले मुस्कान आके बैठ गई वहां पर, है ना, फर्स्ट सबसे पहले क्लास में मुस्कान आके बैठी, तो अब मुस्कान डिसाइड करेगी कि जब भूमिका आएगी या सीमा आएगी या धनिष्ठा आएगी तो कहां बैठेंगे।
अगर मुस्कान खसक गई अंदर तो उनको यहाँ जगह मिलेगी, और ये नहीं खसकी है, बोली नहीं मैं तो यहीं से बैठूंगी, तो इनको मजबूरी में तीनों को अंदर जाना ही पड़ेगा क्योंकि पहले वो आई है। कहने का मतलब जो पहले से है वो डिसाइड कर रहा है कि आने वाले कहां बैठेंगे। और इसने कैसे डिसाइड किया? इलेक्ट्रॉन को घुमाया तो इन जगहों पर उसने नेगेटिव चार्जेस छोड़ दिए ताकि जो मधुमक्खी है वो वहीं आके आएगी। उसके लिए शहद हो गया ना भाई, तो वहीं जाएगी चींटी जहां पे शहद है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहां जा सकता है, या तो यहां जा सकता है, या तो यहां जा सकता है। दैट इज वाई वी से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। समझ रहे हैं क्या? इसका उल्टा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। जैसे कि नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये उल्टा बेंजीन को इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देता, उससे खींच लेता है। तो उससे क्या होता है पता है? उसका भी अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे जब उस टाइप के कंपाउंड अपन पढ़ेंगे। तो वहां क्या होगा पता है? अभी आपने जहां जहां आपको नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं ना, वहां वहां पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, वहां वहां क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव। तो मेटा कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा है, पर वो जो ऑर्थोपैरा वाली पोजीशन थी वो खराब हो गई है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल वहां नहीं जाएगा। उल्टा मतलब ऐसा होगा, देखो एक एग्जांपल बना के दिखा रहा हूं। जैसे अगर ये नाइट्रो ग्रुप है, ऐसा होता नाइट्रो ग्रुप, ठीक है? तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला। तो जब विड्रॉ करेगा तो क्या होगा पता है? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ये बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ये चला जाएगा इधर, तो आपका अलग स्ट्रक्चर क्या, और ये इधर चला जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाएगा। जैसे कार्बन के पास लिमिटेशन है कि हम 4 ही बनाएंगे भाई, वैसे नाइट्रोजन के पास भी लिमिटेशन है कि वो 3 ही बनाएगा, तो इसलिए ये वाली बॉन्ड उधर चली गई। अब हो गया ना यहाँ पे पूरा, ठीक है? अब यहाँ डबल बॉन्ड आ चुकी है, राइट? अब क्या होगा देखो, अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान देना। यहां आ चुकी है डबल बॉन्ड, किसने यहां से खींचा ना। पहले हो रहा था कि ये वाले अपना पेयर यहां दे रहे थे इधर, तो ऑटोमेटिकली ये जम करके आगे जा रहा था, तो ये डोनेटिंग हो गया। ये क्या हो गया? डोनेटिंग। तो अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? विड्रॉइंग की। तो इसने इससे खींचा तो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या चार्ज आ गया? यहाँ पॉजिटिव आ गया। जैसे उधर उस समय पॉजिटिव कहां आ रहा था? जो इलेक्ट्रॉन देता है ना उसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है, उसको पॉजिटिव फीलिंग मिलती है क्योंकि हमसे दान दिया है, उसको अंदर एक पॉजिटिव वाइब आएगी कि हाँ चलो मैंने कुछ अच्छा काम किया है आज। समझ रहे हैं? नेगेटिव उसके पास जाएगा जिसने गेन किया है। समझ रहे हैं क्या? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पहला कैसे बना? यहाँ पे आपका एन है, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिख रहा है ऑर्थो में पॉजिटिव, और कहां पे अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर एक यहां पर है, अभी यहां पर है। अब क्या होगा? ये वाला कार्बन इसको देखेगा कि कमी है उसके पास, तो ये जाएगा उसको फुलफिल करने के लिए। ये नहीं सोचेगा कि इसके कारण मेरे पास कमी हो जाएगी। तो पहले अपना करो ना, फिर दूसरों को हेल्प करना, है ना? वो प्रेम नहीं बोलते ना, पहले अपना मास्क पहनो उसके बाद बगल वाले को। अब खुद हाँप रहे हैं और बगल वाले को मास्क पहना रहे हैं, है ना? तो पहले खुद को देखना चाहिए ना इसको। तो इसने देखा नहीं, इसको यहाँ भेज दिया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो अगले स्टार्ट में अगले अगले स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ मिलेगा। इसका देखा देखिए ना, ये भी वही करेगा, चलो हेल्प कर देता हूं उसकी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां भेजेगा जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो अब जहां जहां आपको नेगेटिव चार्जेस दिख रहे थे वहां वहां क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं बन पाएगा। तो अब क्या बचा? मेटा पोजीशन ही बचा। तो मेटा वाले के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं था कि वो खींच रहा है। मेटा में कोई नेगेटिव चार्ज आया क्या? नेगेटिव आता तो आप बोलते कि हाँ वो थोड़ा एक्टिवेट हो गया है ना, और वो खींचेगा किसको? इलेक्ट्रोफाइल को, है ना? बट ऐसा यहां पे हो रहा था। हमारे ये वाले ग्रुप किस टाइप के ग्रुप हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। ये 3 पोजीशन को एक्टिवेट करके आ गए हैं, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो, ताकि इलेक्ट्रोफाइल वहां आकर के अटैक कर सके। समझ रहे हैं क्या? और इस वाले केस में तो उस इलेक्ट्रोफाइल के पास ऑप्शन ही नहीं था मेटा के अलावा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा में तो क्या थे? लैंड माइन्स बिछे हुए थे, वहां जाता तो फट जाता वो, तो इसलिए वहां नहीं गया। कहां जाएगा वो? मेटा पोजीशन पास ही, ठीक है? तो इसके पांचों जो रिएक्शन अपन पढ़ने वाले हैं, कौन से पांचों रिएक्शन पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर 5 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। एक होता है हमारा हैलोजिनेशन, ध्यान से सुनना, मैं पूरे पांचों रिएक्शन की समरी बता रहा हूं 2 मिनट में। हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन। हैलोजिनेशन एज द नेम सजेस्ट, हैलोजन आएगा, ऑलरेडी हैलोजन तो है और हैलोजन आने दो, कहां बैठाएंगे? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो ये क्या बनने वाला? आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे,
पहले से क्लोरीन यहां पर है, ये बैठाएगा ऑर्थो पे, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा पर। नाइट्रेशन में NO2 ऐड होता है, कहां ऐड होगा, क्यों मेटा पे होगा भाई, ऑर्थो ऑर्थो पैरा ही है, क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको वहीं बैठाएगा। तो क्लोरीन यहां है, पहला बनेगा ये वाला, इसको मत नोट डाउन करो ना, मैं लिखवाऊंगा इसको पूरा, और दूसरा बनेगा पैरा वाला। सल्फोनेशन, SO3H ग्रुप लगता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ये भी कहां जाएगा, एक यहां लगेगा और एक कंपाउंड यहां वाला। फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्किल ग्रुप ऐड होने वाला है, तो अल्किल ग्रुप कहां ऐड होगा, यहां तो पहले से Cl है, ऑर्थो पे और पैरा पे। हाँ क्या हो गया, कुछ गलत है क्या, है ना, 1 2 को ऑर्थो बोलते हैं, IUPAC में ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होता, सुन रहे हो क्या, इन IUPAC देयर इज नो O, देयर इज नो M, देयर इज नो P, ऑर्थो मेटा पैरा हम कॉमन नेम बोलते हैं। IUPAC में हम 1,2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1,2 ऑर्थो, और पैरा को क्या बोलेंगे फिर, हाँ 1,4। अगर आप इसको 1 नंबर दोगे तो कहीं से भी घूम के आओ, इसको 4 ही मिलने वाला है, तो मेटा को क्या बोलेंगे, एक ही तो बचा 3, 1,3 इज मेटा। तो याद रखेंगे IUPAC में ऑर्थो मेटा पैरा नहीं लगाएंगे, दे आर यूज्ड इन कॉमन नेम्स, ठीक है, ओके। और लास्ट एसिलेशन, एसिल ग्रुप क्या होता है, इसको बोलते हैं एसिल ग्रुप, RCO को क्या बोलते हैं, RCO इज नोन एज एसिल ग्रुप। तो ये भी वैसे ही लगेगा जैसे ये दोनों लगे हैं, यहाँ पे आपका अल्किल लगा ना, यहाँ पे एसिल आ जाएगा, यहाँ अल्किल लगा, यहाँ पे एसिल आ जाएगा। एम आई क्लियर? अब बस हमें ये पढ़ना है कि ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, प्रॉपर्टी तो इसी की पढ़ रहे हैं ना, तो इसको तो लेना पड़ेगा ना, और बनेगा ये, बीच के बस रिएजेंट्स समझने पड़ेंगे कि कहां से आएगा हेलोजन, कहां से आएगा हेलोजन, कहां से आएगा नाइट्रो, कहां से आएगा सल्फोनिक ग्रुप, कहां से आएगा मिथिल, और कहां से आएगा एसिल। इनको कोई ना कोई तो लेके आएगा ना, आसमान से थोड़ा गिर जाएंगे, कोई ना कोई रिएजेंट लेना पड़ेगा जिनसे ये निकलेंगे और फिर आके चिपकेंगे किसके पास, क्लोरोबेंजीन के पास, और क्लोरोबेंजीन ने 3 जगह पर व्यवस्था करके रखी है उनके लिए कि चले जाओ। पर इनमें भी क्या होता है ना, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है, एक क्या होता है, मेजर और एक माइनर, क्योंकि 2 बन रहे हैं। तो मेजर वाला कौन सा होता है, पैरा वाला, ऑलवेज पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। उसका रीजन है, ऑर्थो में थोड़ा पास पास है ना, तो लड़ाई होगी, समझ रहे हैं क्या, जितना पास रहोगे ना उतनी लड़ाई होगी, जितना दूर रहोगे उतना सुखी रहोगे। तो बस ये वही है सुखी वाले लोग, सुखी है मतलब स्टेबल है, आसपास है, डेली मिल रहे हैं, लड़ाई होगी, समझ रहे हैं क्या, ठीक है। चलो लिखते हैं इसको, लिखो, डालिए हेडिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हाइफन डाल के लिख लेते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना, क्लोरीन लगा हुआ है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, 3 पोजीशन को एक्टिवेट करता है। लिखो इसमें नीचे हाइफन डाल के, हेलो अरीन्स अंडरगो, हेलो अरीन्स अंडरगो, हेलो अरीन्स अंडरगो electrophilic substitution reactions such as electrophilic substitution reactions such as electrophilic substitution reactions such as halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts reactions, Friedel-Crafts reactions, दोनों एक साथ ही लिख देंगे, अल्काइलेशन एसिलेशन अपन बाद में लिखेंगे। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, FRIEDEL, फ्रिडल हाइफन क्राफ्ट, CRAFTS, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, FRIEDEL, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फुल स्टॉप। Halogen atom is an orthopara directing group. ऑर्थोपैरा पूरा मत लिखना, O-P- कॉमा डाल के, O हाइफन का मतलब ऑर्थो हो गया, कॉमा P हाइफन, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, that is the substitution occurs at, that is the substitution occurs at
सब्स्टिट्यूशन कहां होने वाला है? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे. दैट इज द सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस. सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस. ठीक है. चलो फर्स्ट एबीसीडी ई करके लिखेंगे पांचों इसी के अंदर. ए, हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन. चलो रिएक्शन लिखना खुद से. क्लोरोबेंजीन बना लो फटाफट. क्लोरोबेंजीन सीधा रिएक्शन लिखेंगे ना. क्लोरोबेंजीन बनाओ. बेंजीन ऊपर सीएल लगा देना. बन गया. एवरीवन फॉलो कर रहे हैं ना? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा क्लोरोबेंजीन कैसे बनाना है? नहीं है वो बेंजीन. डबल बॉन्ड मिसिंग है ना भाई. या बीच में गोला बनाओ. वो तो साइक्लोहेक्सेन हो गया ना. अगर आप सिर्फ इतना बना करके छोड़ दोगे तो ये क्या है? दिस इज नॉट बेंजीन. ये साइक्लोहेक्सेन है. क्या है ये? क्योंकि 6 कार्बन है तो हेक्सेन होता है, पर क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में है तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं अपन? साइक्लो. तो दिस इज नॉट बेंजीन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन. हाँ ये हो गया बेंजीन. या ये नहीं लगाना है तो एक सर्कल बनाओ. दोनों मत करना. ठीक है ना. आइदर सर्कल और अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड. इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम. क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट सिस्टम. अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर नोन एज कॉन्जुगेट सिस्टम. ठीक है. हाँ चलो बना लिया क्लोरोबेंजीन. हाँ चलो एक और रिएजेंट लिखो प्लस Cl2. 2 रिएजेंट लोगे ना तब तो रिएक्शन होगा. प्लस Cl2. ठीक है. एरो बना दो. गिव्स. एरो के ऊपर लिखना एनहाइड्रस AlCl3. एनहाइड्रस AlCl3. एनहाइड्रस AlCl3 यही है जो क्लोरीन को कैरी करके लेके जाएगा. ठीक है. क्योंकि देखो क्लोरीन तो Cl2 है. जब ये ब्रेक होगा ना तो ये Cl प्लस कैसे बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल तो Cl प्लस है ना. सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पर क्लोरीन तो हमें पता है कि एक तरह का नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, मतलब मॉलिक्यूल है. मतलब अगर अपन ने इसको तोड़ा भी था, आपको याद है जब हमने इसको सनलाइट में तोड़ा था तो फ्री रेडिकल बना था. तो इसको अपन प्लस माइनस में कैसे ब्रेक कर देंगे? तो AlCl3 है वो आकर के इसको क्या करेगा? पोलराइज करेगा. जिसके कारण Cl एक हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और दूसरा हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव. इस तरीके से पॉजिटिव वाला अलग हो जाएगा. और वो कौन करेगा? AlCl3. ठीक है. तभी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा. एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में हेल्प कर रहा है, वरना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं हो पाएंगे क्लोरीन से. ठीक है. ओके. तो क्या लिखे? एनहाइड्रस AlCl3. चलो 2 प्रोडक्ट बना दो. क्या बनने वाले 2 प्रोडक्ट? एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला. बनाइए. पूरा क्लोरोबेंजीन तो बनाना ही है. जो पहले से क्लोरीन लगा उसको हटाना नहीं है. उसके ऑर्थो पोजीशन पे एक और क्लोरीन लगाना. ऑर्थो बोले तो उसका नेबर. ये देखो जिनको समझ में नहीं आया अभी, अगर ये पहले से है ना तो ये दोनों पोजीशन कहलाती है ऑर्थो. सुन रहे हैं? एक छोड़ के वाली पोजीशन कहलाती है मेटा और इसको बोलते हैं पैरा. ठीक है. तो मैं 2 प्रोडक्ट बनाने बोल रहा हूं आपको. एक क्या? यहां पे तो ये तो दोनों में बनाओगे ही ना. इतना तो दोनों में बनेगा. यस और नो? इतना बनाया है ना दोनों में. अब एक में यहां लगा देना क्लोरीन और दूसरे में यहां लगा देना क्लोरीन. ये हो गया ऑर्थो वाला, ये हो गया पैरा वाला. ये इसने किया ना, इसके पास आया ना तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो गया. जैसे कोई अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आयोडीन भी लेता हूं. ये भी एक तरह का पोलराइज सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है पता है? ये ना इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिमेट्रिक होता है. मतलब दोनों तरफ बराबर होता है. कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो उसके साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएगा नहीं. पर अगर मान ले कि यहाँ पे कोई एक ऐसा स्पीशीज आ जाए जो पॉजिटिव है या उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो कि ये है लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. इस Al के पास आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ही इज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जैसे ही ये इसके पास आएगा ना, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. उससे क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएगा डिस्टर्ब.
डिस्टर्ब इन अ सेंस, अभी जो प्योर ओवल बना हुआ था, सिमेट्रिक था, अब वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। क्यों चला गया इस तरफ इलेक्ट्रॉन? क्योंकि उसको इधर से कोई खींच रहा है। कौन खींच रहा है? एक लुईस एसिड, जिसके कारण अब इस वाले आई को मिल जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इसको मिल जाएगा पार्शियल। इसको बोलते हैं पोलराइज करना। जो एक पोलराइज मॉलिक्यूल नहीं था उसको इसने पोलराइज कर दिया। पोलराइज कर दिया मतलब उसके अंदर भी चार्जेस पैदा कर दिए। इसी को बोलते हैं पोलराइजिंग करना, पोलराइज करना। ठीक है। एक अपन पढ़ते थे 11th से फैजन्स रूल, फैजन्स रूल, उसमें यही पढ़ते थे। दो चीज होती है, कोवेलेंट बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर एंड आयनिक बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट नहीं है, उसके अंदर कुछ आयनिक कैरेक्टर भी है, और आयनिक बॉन्ड भी प्योर आयनिक नहीं है, उसके अंदर थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर भी है। यही था फैजन्स रूल। ठीक है। साजन नहीं, फैजन, साजन रूल। कौन बोला साजन? चलो सेकंड, सेकंड सेकंड। अच्छा, इसके नाम क्या होंगे? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और ये हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है नाम। चलो सेकंड, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बी। ये फर्स्ट के अंदर ही 5 अलग पड़ रहे हैं ना, तो पांचों एक ही कैटेगरी के रिएक्शन है, बस इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग यूज करें तो प्रोसेस के नाम अलग अलग हो रहे हैं। एक में हेलोजन ऐड कराए तो हेलोजिनेशन हो गया, एक में नाइट्रो ऐड कराएंगे तो नाइट्रेशन हो जाएगा। तो नाइट्रेशन चलो फिर से ले लो, हेलो वही हेलोरीन, वही क्लोरोबेंजीन ले लिए। तो बड़ा बना ले यार प्रज्वल, कैसे कर रहा है? प्रांजल, प्रज्वल, प्रांजल, सॉरी। हाँ बनाए, है ना। अब इसका रिएजेंट ले लो, प्लस HNO3। HNO3 बोले तो क्या है ये? नाइट्रिक एसिड। क्या है? नाइट्रिक एसिड। और एरो में लिखना कंसंट्रेटेड H2SO4, और वो एसिड भी ना कंसंट्रेटेड है, नाइट्रिक वाला भी। तो उसके नीचे आप लिखना चाहो तो CONC लिख सकते हो, कंसंट्रेटेड। दोनों एसिड कंसंट्रेटेड ले रहे हैं, सुन रहे हो? उसके नीचे नहीं, किसके नीचे लिख दिए? ये क्या लिखे अभी ऊपर? क्या लिखे ऊपर अभी? उसमें क्या लिखे? कंसंट्रेटेड। अच्छा, नाइट्रस लिखना। अभी उसमें क्या लिखना है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। हाँ बस, और हीट का सिंबल भी बना दो नीचे, ट्राइंगल इन द एरो। चलो दो प्रोडक्ट बना लो। अगेन ऑर्थो पे नाइट्रो और पैरा पे नाइट्रो बनेगा। नाम हाँ, पहले सी लिखोगे फिर एन आएगा ना, अल्फाबेटिकली। देखो दोनों एक जैसे हैं, सुन रहे हो क्या? क्लोरीन और हेलोजन ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप एक जैसे ही हैं, दोनों का सफिक्स नहीं होता। दोनों का क्या नहीं होता? सफिक्स नहीं होता। तो ये दोनों ब्रांच की तरह ही बिहेव करते हैं, तो प्रीफिक्स में ही लगाएंगे। हर फंक्शनल ग्रुप के नहीं होते ना सफिक्स, इन दोनों उसके एग्जाम्पल हैं। हम बोलते हैं नाइट्रो एल्केन, उसका IUPAC नेम क्या होता है? नाइट्रो एल्केन एंड हेलो एल्केन। मतलब ये लोग कहां लगते हैं? प्रीफिक्स में। तो दे आर सब्स्टिट्यूएंट्स ओनली। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले क्या आएगा? क्लोरो, फिर आएगा नाइट्रो। तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, एंड 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक, चलो थर्ड। अच्छा, जो पैरा वाला बनाते जा रहे हो ना, उसके नीचे मेजर भी लिखते जाना। जहां भी पैरा वाला बना रहे हो ना, उसके नीचे मेजर लिख देना। उधर क्लोरो वाले में भी मेजर लिख दो पैरा के नीचे, और यहाँ पे नाइट्रो वाले में भी मेजर लिख दो पैरा के नीचे। डन। थर्ड, सल्फोनेशन, जल्दी करो ना। सल्फोनेशन, इसके लिए रिएजेंट अकेला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड काफी है, सिर्फ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। वहां पे ना नाइट्रिक एसिड मेन रिएजेंट है, सुन रहे हो क्या? वहां मेन रिएजेंट नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है बस। यहां सिर्फ कैटलिस्ट से, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से काम हो जाएगा। प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए,
बना रहे हो? बनाऊं? क्लोरोबेंजीन बन गया ना सबका, प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना। सल्फोनिक एसिड ग्रुप क्या होता है? SO3H, दिस इज नोन एज सल्फोनिक एसिड। एसिड बोल रहे तो H तो रहेगा ना। देखो अपन दो टाइप के एसिड पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, सुनना इधर। एक सल्फोनिक एसिड होता है और एक क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आप पढ़े हो ना। ये ऊपर वाला क्या होता है? सल्फोनिक एसिड, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो SO3H लगाना है दो जगह, ऑर्थो पे और पैरा पे, लगा लो। एक बार SO3H लगेगा ऑर्थो पे, और एक और स्ट्रक्चर पे लगेगा पैरा पे। वही अगेन पैरा वाला मेजर। डन। इसका नाम, इसका आपका जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका वो रहेगा क्या? जैसे अपना ओइक एसिड रहता है ना इसका सफिक्स, वैसे इसका होता है सफिक्स सल्फोनिक एसिड, पूरा लिखेंगे। यानी कि 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, 4 क्लोरो क्यों हो गया? क्योंकि ये सफिक्स में जा रहा है ना, मतलब ये वाला फंक्शनल ग्रुप बड़ा होगा। अभी तो देखो नाइट्रो क्लोरो एक जैसे थे, तो अपन ने क्लोरो को 1 नंबर दिया क्योंकि वो पहले आना चाहिए था। अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है ना उसको कम नंबर मिलना चाहिए, ये रूल है। अगर दोनों का प्रायोरिटी लेवल सेम है तो जो पहले लिखने वाले हैं उसको कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए अपन ने वहां पे दोनों नंबरिंग क्लोरीन से चालू करी इसके ऊपर वाले में। बट अब जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो ग्रुप है, इसका प्रेफरेंस ऑर्डर आपके हेलोजन से ज्यादा है, इसका सफिक्स होता है। ठीक है, तो इसलिए अब 1 नंबर किसको मिलना चाहिए? उस कार्बन को जिसमें सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है। यानी कि यहां वाले में अगर आपने यहाँ पे SO3H लगाया है तो इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे। फिर अगर आपने यहाँ पे SO3H लगाया है तो इसको 1 दोगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 4। इसलिए मैंने नाम क्या क्या बोले? 1 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सॉरी, 2 क्लोरो, 2 and 4, क्लोरीन 2 एंड क्लोरीन 4 पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, चलो फोर्थ, फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, एक साथ ही लिख लेते हैं दोनों को। फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। ठीक है, दो लगातार बेंजीन, एक क्लोरोबेंजीन बना लो ऊपर नीचे, दोनों रिएक्शन साथ में लिखते हैं। ये रहा क्लोरोबेंजीन एक के लिए अल्काइलेशन के लिए, और ये रहा क्लोरोबेंजीन आपके एसिलेशन के लिए। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के पहले कॉमन चीजें लिख लेते हैं, फिर आते हैं अपन सेकेंड रिएजेंट में। दोनों किसके प्रेजेंस में होगा? एनहाइड्रस AlCl3 लुइस एसिड, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, अब चलो दूसरे रिएजेंट की बात करते हैं। तो ये आता है हमारा अल्किल हालाइड से। किससे आता है? अल्किल हालाइड से। अल्किल ग्रुप चाहिए ना, अल्काइलेशन के लिए क्या चाहिए? अल्किल ग्रुप। एसिलेशन के लिए एसिल ग्रुप चाहिए होगा, तो अल्काइलेशन के लिए अपन कोई भी अल्किल हालाइड ले सकते हैं, जो लोगे वहां चला जाएगा। सुन रहे हैं क्या? देखो अपन इसी चीज से ना क्लास 11th में टॉलुइन का प्रिपरेशन पढ़ते थे। सुनना इधर, टॉलुइन कैसे बनेगा? बेंजीन लेना, तब क्या लोगे आप? बेंजीन, और यही सेम CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये अल्किल ग्रुप आपके बेंजीन में क्या हो जाएगा? अटैच। यही तो टॉलुइन था, याद आ रहा है? ये क्या था हमारा? टॉलुइन। वही अगर आपको इथिल बेंजीन बनाना तो क्या करोगे? इथिल बेंजीन बनाना तो क्या करोगे? इसकी जगह इथिल हालाइड ले लेना, CH3CH2Cl, तो इथिल ग्रुप लग जाएगा। मतलब कोई भी अल्किल ग्रुप जो हैलोजन से लगा रहेगा वो बेंजीन में जाने वाला है। ठीक है ना, तो ये अपन बेंजीन का पढ़ते थे 11th में, आज हम क्लोरोबेंजीन का पढ़ रहे हैं, वही चीज। ठीक है, तो चलो क्या बना लेंगे? दो बना लेना, एक बार मिथिल ग्रुप को लगा देना ऑर्थो पे, और एक बार मिथिल ग्रुप आ जाएगा हमारे पैरा पोजीशन पे। ठीक है, नाम नाम हाँ, अब 1 दे सकते हैं क्लोरीन को, क्योंकि दोनों फिर से क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट्स।
तो उसको नंबर 1 दो जो अल्फाबेटिकली पहले आने वाला है। सी विल कम फर्स्ट, एम विल कम लेटर। तो 1 क्लोरो 2 मिथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथिल बेंजीन। ठीक है, डन। और अगर आप बेंजीन नहीं लिखना चाहते हो तो मैंने कहा था टोल्यूइन भी एक आईयूपीएसी नेम हो गया है, फिनॉल भी आईयूपीएसी नेम हो गया है ना। पहले ये सब कॉमन नेम होते थे, पर अब इसको भी आप टोल्यूइन को आईयूपीएसी नेम में इंक्लूड करे हो तो आप इसको ऑर्थोक्लोरोटोलुइन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पहले आप टोल्यूइन बना दोगे, देखो आप पहले क्या बना दोगे, टोल्यूइन बना दोगे नाम देख करके, और फिर इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगा दोगे। सेम ही है, ये दोनों सेम है, आजू बाजू होना चाहिए तो ऑर्थो कहलाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बन गया ना दोनों, ये वाला मेजर। ठीक है, एंड लास्ट यहां ले लेना CH3COCl, CH3COCl, इसका नाम है एसिल क्लोराइड। नाम लिख लो इसके नीचे, क्योंकि ऊपर तो आपको पता है क्या है, नीचे लिख लो। एसिल बोलते हैं या एसिटिल क्लोराइड, दोनों बोल सकते हैं, एसिल क्लोराइड या फिर एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड। यहां से आएगा आपका ये ग्रुप, इसी को बोल रहे हैं एसिल ग्रुप। ठीक है, ये अटैच हो जाएगा, लगाओ दोनों जगह, वही ऑर्थो और पैरा पे। अब सुनो, लगाते समय ये ध्यान रखना कि अटैचमेंट किससे करनी है, सुन रहे हो क्या? आप ऐसे मत लगा देना CH3CO, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? लगाए हो क्या ऐसे? ये गलत हो जाएगा ना, आपका CH3 से कैसे कनेक्ट होगा? CH3 पहले से C से कनेक्टेड है, तो इसका तो पूरा बॉन्ड सेटिस्फाई हो चुका है, तो कनेक्शन कहां से होगा? इससे। क्लोरीन किससे निकला है, किसका नुकसान हुआ है? इस वाले कार्बन का नुकसान हुआ ना, अभी क्लोरीन तो इससे अटैच था ना, तो भरपाई भी इसी के लिए करेंगे, तो CO यहां लगेगा। सुन रहे हो क्या? अटैचमेंट कैसा होगा? COCH3 लाइक दिस, COCH3। फॉर्मूला लिख सकते हैं, बट सही तरीका ये है। यहां भी कैसा आएगा? COCH3। एम आई क्लियर? इसका मुझे थोड़ा सा एक्सपैंड करके बता सकते हो क्या कि इसका बॉन्ड कैसे बनता होगा? ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या? जैसे मैं इस कार्बन को खोल दूं पूरा, तो वैसे ही आप इस कार्बन को खोल के बताओगे कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड O, और कहां O के साथ, यहां की यहां नीचे, ऐसे सब खुश रहने चाहिए, है ना, ऐसा बॉन्ड बनाना है। ऑक्सीजन का भी 2 हो गया, क्लोरीन एक ही बनाता है, 1 हो गया, और कार्बन का भी 4 हो गया, है ना। मन मानी नहीं लगाना कि यहां लगा दिए Cl। सुन रहे हैं क्या? और ये बनता किससे है पता है आपको? एसिड से। याद करिए, क्या हट के क्या लगा है? OH हट के Cl लगा है। तो ये एक्चुअली इसी का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? एसिड का। ये सब एसिड से ही डिराइव हुए हैं। सुन रहे हैं? एसिड से 4 लोग डिराइव हुए हैं आपके, एसिटिक एसिड से या कार्बोक्सिलिक एसिड बोल लो, ओवरऑल 4 टाइप के ग्रुप डिराइव हुए हैं। OH हटा हटा के हम 4 ग्रुप बना सकते हैं। OH हटा करके Cl लगाए तो एक ये बन गया CH3COCl। OH हटाकर NH2 लगा सकते हो, अरे Br तो वो एक ही चीज हो गई ना, वैसा वाला 4 नहीं बोल रहा हूं कि Cl फिर F फिर Br फिर I। अरे यार बहुत भूला है तू। ठीक है, तो ये हटा दिए तो वो इसी में आ जाएगा ना, वो सब इसी कैटेगरी में। ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कुछ तो बोला भाई, है ना, तो कर सकते हैं ऐसा, पर वो एक ही कंपाउंड हो गया ना, सब हालाइड्स हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि OH हटा के कुछ नया ग्रुप लगाएंगे, तो वो नया ग्रुप होता है अमाइन, तो इसको कहते हैं अमाइड्स। क्या बोलते हैं? अमाइड। डी। RNH2 होता तो अमाइन बोलते, पर ये RCONH2 है, तो इसको क्या बोलते हैं? अमाइड। इसका जनरल फॉर्मूला RCONH2, मतलब ये तो रहेगा, यही है फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। NH2 एक फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको अमाइन बोलते हैं। COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। COCl को हम एसिल क्लोराइड बोल दिए, और इसको क्या बोल रहे हैं? अमाइड। तो क्या बोलेंगे? अमाइड। एक और आपने पढ़ा है, CH3CO, OH को हटा के मैं एक OR लगा रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं?
पढ़े हो आप लोग? ये स्वीट स्मेलिंग वाला कुछ होता है ये, ईथर नहीं, एस्टर। एस्टर ये क्या होता है? नहीं पढ़े हो एस्टर? 11th में नहीं पढ़े थे, बट 10th में पढ़े थे हम। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करते थे, अल्कोहल और एसिड को मिक्स करते थे, तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता था, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड बनता था, जिसको यूज करते हैं परफ्यूम डिओड्रेंट्स बनाने के लिए, दैट इज एस्टर्स, है ना। और एक क्या होता है पता है, ये एसिड दो के साथ अपने ही एक और मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होता है, लाइक दिस। दो हो गए एसिडिक एसिड, और इनसे निकल जाता है पानी बाहर, H2O बाहर। क्या बचा? CH3CO, CH3CO दोनों के पास है, हाँ या ना? इतना तो दोनों के पास है ना। ये O जो है ना, ये दोनों के लिए कॉमन आ जाता है, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड्स। ये सब अपन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये सब किसके डेरिवेटिव हैं? इसी के, ये पेरेंट है सबका, सब उसी से डिराइव हुए हैं, समझ रहे हैं ना। तो उसी से अपन ने ये बना दिया। अब सोचो, अब अपन ने इससे CH3CO लिया ना, आप चाहते तो इससे भी CO ले सकते थे ना, CH3CO देखो, हाँ या ना। मतलब अगर इसकी जगह मैंने, ध्यान देना इधर, अगर मैंने CH3COCl की जगह क्या लिया होता, CH3CO, CH3CO, और यहां क्या है O, तो ये भी आपका एसिल ग्रुप ऐड करने में हेल्प करता, ये चला जाता है यहां पर, क्या बचता? अच्छा, इसका कोई बाई प्रोडक्ट बनेगा क्या इसका? हाँ, इसका ये तो जाके अटैच हो गया ना, Cl बचा ना, और ये जहां पे जाके अटैच हो रहा है वहां से क्या बाहर आ रहा है? H। ये तो पता है ना, H भाई सब में लगा हुआ है ना, ये सब क्या है, पहले से CH है, सब्स्टिट्यूशन उन्हीं का तो हो रहा है। ये जाएगा वहां, H बाहर आएगा, तो ये क्या बनाएगा? HCl। तो यहां क्या बनेगा, बताओ जल्दी। जो बचा उसके साथ H जोड़ा, तो सेम काम यहां भी करो ना भाई, जो बचा उसके साथ H जोड़ दो, क्या बना? एसिडिक एसिड। अरे CH3COOH। तो बस बाई प्रोडक्ट का फर्क होगा, अगर आप एसिल क्लोराइड लेके सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, बाई प्रोडक्ट क्या मिला? HCl। और अगर आप इसको लेकर के एसिलेशन करोगे तो भी यही मिलेगा प्रोडक्ट, पर बाई प्रोडक्ट चेंज होके क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। बस यही फर्क है दोनों रिएक्शन में, ठीक है, बाकी तो सेम है। ठीक, चलो सेकेंड लाइन डाल के छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। सेकेंड रिएक्शन, जैसे वहां पढ़े थे ना रिएक्शन विथ मेटल, यहां भी पढ़ेंगे, लिखो रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करते हैं थ्योरी पार्ट खत्म कर देंगे चैप्टर का पूरा,